उत्तर प्रदेश का चुनावी समर अब खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अब पूरा फोकस अपने गृह राज्य गुजरात पर है। आपको बता दें कि नवंबर-दिसंबर में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने गुजरात का दौरा कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के नए प्रोजेक्ट और को लॉन्च करने और उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी गुजरात सरकार का लगातार दौरा कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी गुजरात में 11 और 12 मार्च को ग्राम तालुका जिला पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुजरात सरकार के वार्षिक खेल उत्सव खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को 10 मार्च को नतीजों का इंतजार है। ऐसे में 403 विधानसभा क्षेत्रों पे मतदान गणना केंद्रों पर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो मतगणना केंद्रों के आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनाती की गई है। वहीं बाहरी सुरक्षा के लिए सिविल फोर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं मतगणना केंद्रों के अलग अलग कक्षों में भी सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ियों को लगाई गई है। वहीं भी पारदर्शिता और निष्पक्षता पे कोई सवाल न उठाने पाए, ऐसे इसके लिए भी सीसीटीवी को भी लगाया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल की तस्वीर नतीजों की तस्वीर किस और तस्दीक करती है। हालांकि एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो बार बार यही बताया जा रहा है। तमाम नतीजों एग्जिट पोल के नतीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए एक बार फिर सत्ता पर क्या सिंहासन देते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन क्या 2022 का विधानसभा चुनाव को फिर से भारतीय जनता पार्टी फतह कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। कल का तस्वीर ही ये साफ तौर से सही तस्वीर पेश कर पाएगा। तो इसलिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई सेंध ना लगाने पाए। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है और अब तक 15,000 से ज्यादा छात्र भारत वापस लौट गए हैं। केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा की देश में तारीफ हो रही है तो वहीं पड़ोसी देश भी ऑपरेशन गंगा की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इसी ऑपरेशन के तहत पड़ोसी देशों के छात्रों को भी यूक्रेन से निकाला गया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के साथ बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनीशिया के नागरिकों को भी वहां से निकाला है। भारत ने बांग्लादेश के 9 छात्र और नेपाल के 3 छात्रों को रेस्क्यू किया था। भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी की है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही भारत ने यूक्रेन से एक पाकिस्तानी छात्रा का भी रेस्क्यू किया है। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी छात्रा आसमा शफीक को यूक्रेन की राजधानी कीव से सुरक्षित निकाला, जिसके बाद पाकिस्तानी छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। करीब 2 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन का भी दावा है कि अब तक वो रशिया की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी है। भारी बमबारी और गोलेबारी के बीच भी रूस अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काबू नहीं कर पाया है। इस बीच सूमी में हो रहे धमाकों की वजह से वहां आम नागरिकों को परेशानी हुई, लेकिन मानव कॉरिडोर के बीच कई भारतीयों को वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार के मुताबिक अब तक भारत के करीब 18,000 से ज्यादा लोग वापस भारत लौट चुके हैं और इसमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे। भारत सरकार का कहना है कि भारी बमबारी और गोलाबारी के बीच से अब तमाम भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर ला दिया गया है। आखिरी जत्था भी पश्चिमी यूक्रेन की तरफ आ गया है। ऐसे में सभी भारतीय अब सुरक्षित हैं। भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार आखिरी सांस तक तमाम बच्चों को वापस भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े स्तर पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया जा रहा हो। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन गंगा के तहत हर भारतीय को सुरक्षित वापस लाने का काम किया जाएगा। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन तब क्या हो जब दुर्घटना भी हो चुकी हो और देर भी। कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में और इस स्थिति का कारण है यूक्रेन का नेटो से नजदीकी बढ़ना। और दरअसल इसी बात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और कई बड़े बयान भी दिए। इन्हीं में से एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि वो अब यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साथ ही ये भी कहा कि रूस द्वारा मान्यता दिए यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों
डोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान नेटो से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया है कि नेटो यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। वहीं नेटो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेटो विवादित चीजों और खास तौर से रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नेटो को लेकर दिया गया ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावना को लेकर ही है, क्योंकि सोवियत रूस से मुकाबला करने के लिए ही नेटो का गठन किया गया था। साल 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद नेटो ने रूस के आसपास के कई और देशों को भी गठबंधन में शामिल कर लिया, जिससे रूस और नेटो के बीच खिंची लकीर खाई में बदल गई। हालांकि साल 2008 में नेटो यूक्रेन को भी गठबंधन का हिस्सा बना रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और तब ऐसा कहा जाने लगा था कि यूक्रेन जल्द ही नेटो का सदस्य बनने वाला है। लेकिन इस बार रूस की नाराजगी इस कदर बड़ी है कि उसने कई कारणों का हवाला देते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया। एक और मुहावरा कहा जाता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जब मुद्दा ही नहीं रहेगा तो विवाद कैसा। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया कि वो इन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की ने ये तय करने में कहीं देर तो नहीं कर दी, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध अंतिम उपाय है, लेकिन बात ये भी है कि युद्ध एक अंतिम सच भी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी कि 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले अलग अलग एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल सामने रख दिए, जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो रही है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एग्जिट पोल को हर सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाबियों को इस पर भरोसा नहीं है, इसे बैन कर देना चाहिए। बादल ने कहा ऐसे तो बंगाल में तब चुनाव हुए थे, तब एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें ही मिली थी, लेकिन तब चुनाव के नतीजे आए तब टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिली थी। एग्जिट पोल को बैन कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने कहा कि कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अधिकारियों को 3-4 चरण की ट्रेनिंग दी गई है। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर निर्वाचन आयोग से जैसे जैसे अनुमति मिलती रहेगी, मीडिया के लिए डेटा जारी कर दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। गौर रहे कि पंजाब की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो कल पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो रही है और आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे। हरियाणा का 2022-23 का बजट पेश हो चुका है। हरियाणा विधानसभा में इस बार बजट पर लोकसभा की तर्ज पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट पर चर्चा के लिए 8 कमेटियों का गठन किया है। विधानसभा की ये 8 कमेटियां विधानसभा में बजट पर चर्चा के लिए गठित की गई है। इन कमेटियों में एक एक विधायक को कमेटियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि बाकी विधायक अलग अलग कमेटियों में सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए हैं। अभी विधानसभा में 3 दिन का अवकाश रहेगा। हालांकि ये 3 दिन सरकारी दिवस के रूप में है और उसके बाद 1 दिन का रविवार का अवकाश होगा। यानी 14 मार्च को जब हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो इस दौरान ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट सदन में रखेगी। कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। काबिले गौर है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही ये तय किया था कि इस बार बजट पेश होने के बाद रिसेस रखा जाएगा, ताकि बजट पर गंभीरता के साथ चर्चा हो सके। विधानसभा स्पीकर ने ये पूरी तैयारी लोकसभा की तर्ज पर की है, ताकि बजट पर एक गंभीरता के साथ सार्थक चर्चा हो सके। साइबर सिटी गुरुग्राम के कम्युनिटी सेंटर सुकराली में आज कांग्रेस द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता करने कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से डिजिटल के माध्यम से सदस्यों को जोड़ना है और कांग्रेस को धरातल पर मजबूत करना है। ऐसे में आईटी सेल के जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, जिन्होंने बारीकी से बताया कि किस तरह से ये सदस्यता अभियान चलाना है और किस तरह से अभियान के तहत
जो लोग हैं उनको जोड़ना है। ऐसे में कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अभी तक जो भी वादे किए हैं वो तमाम वादे जुमले हैं। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए रोहतक पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जनता के काम सही तरीके से नहीं किए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भी भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। हरियाणा सरकार का बजट बेहतर और विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, यह भी उन्होंने कहा है। आज रोहतक में प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक के विकास भवन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से चल रहे विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम जनता के लिए काम करना होता है और उनकी सेवा करना होता है, और अगर जिले के अधिकारी या कर्मचारी इनमें कोताही बरतेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च को आने हैं और ये परिणाम बेहतर होंगे क्योंकि भाजपा सरकार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है जिनको लेकर जनता उनको विजय बनाएगी। आदौर में खस्ता हाल सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग लगातार दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। आज सुबह भी एक रोडवेज की बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। हालांकि इसमें सवार 2 पुलिसकर्मी बाल बच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग को बनाने के लिए लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है। हालांकि जो सरकार है उसके द्वारा कई बार इसको 4 लेन बनाए जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन आज तक इस रोड को 4 लेन नहीं किया गया। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी मुरम्मत सही तरीके से की जाए तब भी हादसों में कुछ कमी आ सकती है। फतेहाबाद में आरटीओ कार्यालय द्वारा एक गाड़ी के चालान काटे जाने के बाद गाड़ी चालकों में रोष था। गाड़ी चालकों ने आरटीओ कार्यालय में जाकर जमकर सरकारी प्रदेश के खिलाफ नारेबाजी की और उनका कहना था कि उनकी गाड़ी के दस्तावेज पूरे थे, लेकिन आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी उनसे अवैध तौर पर वसूली करते हैं और उनकी गाड़ियां रोड पर नहीं चलने देते। ट्रक चालकों ने आरोप लगाया कि आज उनकी गाड़ी रोड पे खड़ी थी और उसके बाद कार्यालय के कर्मचारी वहां आते हैं और उसकी खड़ी गाड़ी के 50,000 रुपये का चालान काट दिया जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के दस्तावेज पूरे थे। उसके बाद भी कार्यालय के जो कर्मचारी है उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। अब ट्रक चालकों ने आरटीओ कार्यालय में अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी और अपने परमिट जमा करवा दिए। जिस प्रकार से ट्रक चालक आरोप लगा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा कर्मचारी जो अवैध वसूली कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।